वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग एसी थ्योरी में आरएलसी सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आरएल सर्किट और आरसी सर्किट यानी सीरीज आरएल सर्किट और सीरीज आरसी सर्किट के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने देखा आर और एल क्या होते थे, सीरीज क्रम में कनेक्ट होते थे, जिसे आरएल सर्किट कहा जाता था। और इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता था वो क्या होता था, लैगिंग होता था। बट इसके बीच का जो फेज डिफरेंस होता था वो 90 डिग्री ना होकर 90 से कुछ कम होता था, यानी कुछ एंगल फाई होता था। इसी प्रकार हम लोग ने देखा था कि जो आरसी सर्किट था, सीरीज आरसी सर्किट, उसमें भी क्या होता था, जो हमारा पावर फैक्टर होता था वो प्योर 90 डिग्री ना होकर 90 डिग्री से कुछ कम होता था, यानी वो फाई एंगल से आपका लीड करता था। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करता था, और जो हमारा आरएल सर्किट था वही चीज उसमें भी होता था, जो हमारा वोल्टेज है वो भी क्या करता था, लीड करता था, बट 90 ना होकर कुछ एंगल से लीड करता था। इसीलिए पावर फैक्टर हमारा इंडक्टिव सर्किट का लैगिंग होता है और कैपेसिटिव सर्किट का लीडिंग होता था। आज हम लोग आरएलसी तीनों के कॉम्बिनेशन से सीरीज आरएलसी सर्किट को देखेंगे। तो सीरीज आरएलसी सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें आर एल वासी यानी रजिस्टर्स, इंडक्टेंस और कैपेसिटर तीनों क्या होते हैं, सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं। यानी इस सर्किट में आर एल सी क्या होते हैं, सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं। इस परिपथ को हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट कहते हैं। ये सर्किट जो सीरीज आरएलसी सर्किट होती है वो कई प्रकार की होती है। पहला, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी से हो, केस फर्स्ट। दूसरा केस होता है जब आपके सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तीसरा केस क्या रहेगा, जब दोनों के मान यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल शुड बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। तो इसमें तीन केसेस बनेंगे। तो हम लोग पहले केस की स्टडी करेंगे जिसमें हमारा क्या है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान इज ग्रेटर देन होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। अब जब एक्सएल का मान बड़ा है तो परिपथ का नेचर कैसा होगा, परिपथ का नेचर हमेशा कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर होगा, मतलब उसमें इंडक्टेंस का गुण होगा। और जब इंडक्टेंस का गुण होगा तो हमारे परिपथ का जो पावर फैक्टर होगा कैसा होगा, लैगिंग होगा। यह हमारा सर्किट डायग्राम है आर एल सी सर्किट का। तो हमने आर बनाया, एल बनाया, सी बनाया, और तीनों को क्या कर दिया, सीरीज में एक सोर्स वोल्टेज बी से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में ये वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज बी, यहाँ से करंट गई। जब करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगी तो वहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब करंट हमारी इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगी तो इसके कारण हमारा क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा बी एल, जिसे आई इंटू एक्सएल कहेंगे, और आप बी आर के कारण आई इंटू आर कहेंगे। इसी प्रकार जब कैपेसिटर में करंट जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने रिएक्टेंस को ऑफर करेगा एक्सी, तो यहाँ भी एक वोल्टेज ड्रॉप ऑफर होगा, तो बी सी बराबर आई इंटू एक्सी करेगा। ये बी आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। बीसी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। बीएल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद में बी हमारा क्या है, इसी को कहते हैं सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज कहते हैं। अब इस बी आर का मान क्या होगा, करंट इंटू रजिस्टेंस होगा, जो करंट इसमें जाएगी, और इसका क्या है, रजिस्टेंस। बी बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रजिस्टेंस। इसी प्रकार बी एल बराबर क्या होगा, आई, और एल के कारण आता है हमारे परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी बी एल बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्सएल। इसी प्रकार कैपेसिटर है तो कैपेसिटर से हम बीसी का मान लिखें तो आई, और कैपेसिटर के कारण परिपथ में क्या आता है, एक्सी, जिसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये यहाँ हो जाएगा बीसी बराबर आई इंटू एक्सी हो जाएगा। उसके बाद में जो वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज, ये हो जाता है करंट इंटू परिपथ का टोटल इंपीडेंस, जिसे कहते हैं प्रतिबाधा, यानी धारा और प्रतिबाधा के गुणनफल को क्या कहते हैं, टोटल वोल्टेज। ये हो जाएगा बी
बराबर आई इंटू जेड। यहां से हम इम्पीडेंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। जहां ये रियल पार्ट होता है, ये हमारा जे जिसके साथ लगा होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने इंटर में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, तो जब वहां लिखते थे जेड बराबर ए प्लस आई बी, तो ए हमारा रियल नंबर होता था और जिसके साथ जी लगा होता तो वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता। फिर इसका मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड आएगा जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा। अब इसी को मुझे प्रूव करना है कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम इस सीरीज सर्किट का क्या ड्रा करेंगे, फेजर डायग्राम। सर्किट डायग्राम ये हो गया। अब हम लोग क्या ड्रा करेंगे, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, ये हमारा इसमें क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट जो होता है उसमें करंट को क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। तो करंट हमने क्या कर लिया, इसमें रेफरेंस मान लिया। अब उसके बाद में रजिस्टेंस क्या करता है, करंट के सेम फेज में होता है, नहीं जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बी आर है वो करंट के क्या होता है, सेम फेज। तो ये आई है, इसके आगे बी आर होगा और बी आर बराबर क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अगर करंट इतना है तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आर मिल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा हमने मान लिया, यानी यहां से यहां तक बी आर है और यहां से यहां तक हमारा आई है। उसके बाद में इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होता है कि करंट को स्टोर करता है, तो करंट इसमें पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये करंट है और फेजर किधर चलता है, एंटी क्लॉक। तो करंट के आगे हमने क्या दिखाया, इंडक्टर का वोल्टेज बीएल बाई लीड कर रहा है 90 डिग्री। इसी प्रकार कैपेसिटर को हम दिखाएंगे बीसी से। तो बीसी कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है। तब ये क्या करता है कि पीछे होगा किससे, करंट से। तो करंट से, ये करंट है और करंट हमारी क्या है, इससे आगे है। ये हमारी करंट यहाँ से क्या है, आगे है। तो ये करंट हमारी क्या है, इससे आगे है ये। और यहाँ से हमारा जो वोल्टेज था ये आगे था। इंडक्टर में वोल्टेज आगे बीएल और कैपेसिटर में क्या है, करंट आगे हो गया, क्योंकि फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब यहाँ पर हमने एक केस अज्यूम किया है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी का मतलब क्या होता है कि जो बीएल वोल्टेज होगा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, यानी इंडक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर के ज्यादा होगा। और बीएल बराबर हमने पढ़ा क्या होता है, आई इंटू एक्सएल। आई इंटू एक्सएल हो गया इज ग्रेटर देन आई, और कैपेसिटर क्या होता है, बीसी बराबर आई इंटू एक्सी हो गया। फिर यहाँ से आई कैंसिल हो गया, यानी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। और परिपथ का नेचर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव, जिसके कारण पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बीएल का मैग्नीट्यूड ज्यादा बनाया है, क्यों, क्योंकि बीएल का मान क्या है, बीसी से ज्यादा है। और बीसी इतना बड़ा है, मान लो ये 10 है तो ये हमारा 5 है। अब यहां से करेंगे जितना ये BC है इतना BC यहां से क्या करेंगे, C और B के बराबर है, तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर ये टोटल BL है और इस BC को इससे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, BL माइनस BC, क्योंकि ये पूरा वोल्टेज कितना है, BL, और ये इतना कितना है, CB। O से लेके C तक BL है और C से B तक BC है। तो ये इतना वोल्टेज जो OB आएगा, टोटल वोल्टेज से BC को माइनस करेंगे, यानी BL माइनस BC आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ से इसका परिणामी वोल्टेज मिल गया। उसके बाद में क्या करें, BR पता और दोनों का परिणामी वोल्टेज पता। अब इसको दोनों को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज मिल जाएगा वेक्टर। तो इसको हमने यहाँ से B से A तक मिला दिया, जो टोटल वोल्टेज B कहलाता है। और ये यहाँ से जो फाई होगा ये फेज एंगल होगा, किसके बीच में, परिणामी वोल्टेज और परिणामी करंट, नहीं B और I के बीच के कि जो एंगल होगा उसे कहेंगे फेज एंगल, जिसे फाई से लिखते हैं। उसके बाद में हमारा ये क्या है, सीरीज सर्किट। तो इसमें किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लगाएंगे। किरचॉफ के वोल्टेज नियम ये कहता है कि किसी भी क्लोज परिपथ में जो टोटल वोल्टेज होता है, ठीक, उनका योगफल क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल वोल्टेज B है और ये इसके बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा B बराबर BR प्लस BL प्लस BC, यानी टोटल वोल्टेज इसके वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। किरचॉफ ने कहा था किसी भी बंद पास में जो परिपथ का टोटल वोल्टेज होता उस सर्किट में लगे एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा, यानी टोटल वोल्टेज B का मान
इस एलिमेंट RLC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। और कौन सा योग होगा? यहाँ पर सबके ऊपर हमने क्या लगाया? एरो, यानी कि वेक्टर सम होता है। AC है, AC में हम लोग क्या लेते हैं? वेक्टर सम। तो यहाँ से हो गया BR बराबर B बराबर हो गया टोटल वोल्टेज B बराबर BR प्लस BL प्लस BC, और सबका हमने वेक्टर सम ले लिया। फिर हम लोग इस फेजर डायग्राम से ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में। तो ये हुआ कण, ये हुआ आधार, ये हुआ लंब। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। तो कण हमारा क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर, आधार क्या है? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर OB का स्क्वायर। अब यहाँ से आधार का मान कितना है? O से यहाँ से देखो AB, तो A से B कितना है? टोटल वोल्टेज B, तो B का स्क्वायर। फिर यहाँ से OA का मान कितना है? OA, इसको कहते हैं BR, तो BR का होल स्क्वायर। उसके बाद में हमने लिखा है OB का होल स्क्वायर, तो OB का मान कितना है? BL माइनस BC, तो BL माइनस BC का होल स्क्वायर। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर एक समीकरण हमने माना था 1, जहां पर मैंने BR, BL, BC और B का मान को फाइंड आउट किया था। अब सारी वैल्यू लाकर इसी में पुट करेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 2 में इन मानों को रखने पर, मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये BR बराबर IR, BL बराबर I इंटू XL, BC बराबर I इंटू XC, B बराबर I इंटू Z, इस समीकरण 1-2 में पुट करेंगे। तो B बराबर हमने पुट किया I इंटू Z का होल स्क्वायर, क्योंकि B का स्क्वायर है तो B बराबर क्या है? I इंटू Z का होल स्क्वायर। BR बराबर होता है I इंटू R का होल स्क्वायर, और BL का मान क्या है? I इंटू XL, और BC का मान है माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर I स्क्वायर Z स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ से I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ से हमने I कॉमन निकाल लिया, तो I XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ से I स्क्वायर Z स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया I स्क्वायर R स्क्वायर, इस I का स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर, और एक बार XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग I स्क्वायर दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो I स्क्वायर Z स्क्वायर बराबर I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। उसके बाद में Z स्क्वायर, इस I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर इस Z स्क्वायर बराबर आपको मिल गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से Z का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर दिस साइड आएगा बराबर के, तो अंडर रूट यानी रूट स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ हो गया ये रूट हमने ले लिया, नहीं Z बराबर आया, इसका मैग्नीट्यूड जो Z का है जिसे कहते हैं इम्पीडेंस, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारे परिपथ का क्या आ गया? इम्पीडेंस आ गया, इम्पीडेंस, परिपथ का इम्पीडेंस Z बराबर। अगर हमें कोई RLC सर्किट दिया रहेगा और हमें रेजिस्टेंस पता हो और XL पता हो, XC पता हो, या L या C पता हो, तो हम उस यहाँ से इस परिपथ का क्या निकाल सकते हैं? RLC परिपथ का इम्पीडेंस फाउंड आउट कर सकते हैं। XL बराबर हम लोग पढ़े हैं 2 पाई FL होता है, और XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, जहां F क्या है? इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, C आपको दिया रहेगा, L दिया रहेगा, XL XC निकाल कर वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें परिपथ का पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? cos फाई। तो यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। आधार क्या? कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार हो गया, तो OA बटे AB, आधार और कण OA बटे AB। तो OA का मान क्या है? BR, और AB का मान कितना है? टोटल वोल्टेज B। तो BR को हम लोग कहते हैं I इंटू R, और B को कहते हैं I इंटू Z। I से I कैंसिल बराबर R बाई Z, यानी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होगा? R बाई Z होगा। टोटल पावर परिपथ का कितना होगा? P बराबर वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई, यानी परिपथ का पावर फैक्टर, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को अगर हम कॉस के साथ लिखेंगे वही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। ये जो वैल्यू होती है हमारी किस में होती है?
RMS, ये सब किस में होता है हमारा, RMS में होता है, ये हमारी एक्टिव पावर है। उसके बाद में फेज डिफरेंस निकालना है जिसे फाई कहते हैं। तो यहाँ से फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, tan फाई। तो tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा OB, आधार क्या है OA, तो OB बटे OA, और OB का मान क्या है BL माइनस BC, और आधार OA बराबर BR। इस BL का मान लिखते हैं I इंटू एक्सएल, माइनस BC का मान I इंटू XC, और BR का मान हो जाएगा I इंटू R हो जाएगा। यहाँ से I कॉमन लेकर इस I से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या XL माइनस XC बटे R। यानी जो फेज डिफरेंस tan फाई होता है उसका मान हम लोग क्या कहते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बटे रेजिस्टेंस R। ये है हमारा RLC सर्किट, जिसके बारे में हम लोग सीखा किसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, इसका फेजर डायग्राम कैसे होता है, और हमने अभी केवल केस फर्स्ट को केवल यहाँ से स्टडी किया। अभी 2 केस और स्टडी करना है, तो ये मेरा केस फर्स्ट था। और इस एक्सेल के नेचर अधिक होने के कारण हमारा जो पावर फैक्टर हुआ ये क्या हो गया, लैगिंग हो गया। और हमने यहाँ से इम्पीडेंस निकाला, पावर फैक्टर निकाला, पावर का निकाला वैल्यू कितना होती है एक्टिव पावर की, और यहाँ से आप tan फाई यानी फेज डिफरेंस को निकाले हैं। उसके बाद में आप रिएक्टिव पावर को भी निकाल सकते हैं, Q बराबर B इंटू आई इंटू साइन फाई। उसके बाद में अपरेंट पावर को भी निकाल सकते हैं, S बराबर वोल्टेज इंटू करंट। अगर आपको यहाँ से एक्टिव पावर भी पता हो और रिएक्टिव पावर, आप यहाँ से रिएक्टिव पावर भी लिख सकते हैं। जो हमारे परिपथ का रिएक्टिव पावर होता है वो Q बराबर हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन फाई, ये हो गया, ये हमारा रिएक्टिव पावर होता है। और अपरेंट पावर को आप लोग निकाल सकते हैं S स्क्वायर, अपरेंट पावर का स्क्वायर बराबर एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको एक्टिव पावर पता हो रिएक्टिव पावर पता तो आप अपरेंट पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा RLC सर्किट जो हम लोगों ने स्टडी किया। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि आपको इससे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन हो चैनल पे हमारे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।